आप सब कुछ कर लोगे बट आप ये चीज नहीं करोगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओ। बहुत बच्चे 2-3 महीने 4 महीने पहले से ही लगे हुए हैं। पावरदिन के पास हमारे पास एम्पल ऑफ मॉक टेस्ट है, हमारी किताबें भी हैं, उनको लेके घबरा मत जाना। पैटर्न चेंज हो चुका है। लास्ट ईयर का पेपर निकालो, उससे पहले निकालो। Hi everyone and welcome to Power Within Psychology's YouTube channel. I hope you are all doing well and my name is Aditi Kumari and well आप इस वीडियो पे हैं ईयर है, इसका मतलब आप CVT PG साइकोलॉजी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। परहैप्स 2026 में आप CVT PG के लिए अपेयर होने वाले हैं इन द एरिया ऑफ साइकोलॉजी। तो नाउ इसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जब आप सीवीटी पीजी के एग्जाम को टारगेट करते हैं, तो जिनकी क्लैरिटी आपको होना जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो कि आपको मदद करेंगी आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में। अब इसमें आपका सिलेबस की कवरेज आती है, आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग आती है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी कितनी है, फाउंडेशंस कितने से अच्छे से पता है, ये सारी चीजें आती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और आता है विच इज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हम कई बार इसे हल्के में ले लेते हैं, छोड़ देते हैं और लास्ट मोमेंट में पैनिक कर जाते हैं व्हाइल गिविंग आवर एग्जाम्स। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस समय जब आप एग्जाम दे रहे हैं या एग्जाम से पहले जब आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी टाइम मैनेजमेंट टिप्स हैं जो कि आपकी मदद कर सकती हैं इस पूरी जर्नी में। आज हम इनकी बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का रहेगा टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर सीवीटी पीजी साइकोलॉजी एग्जाम। तो बिफोर वी बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक, विद आवर टुडेज क्लास, बिल्कुल थोड़ा सा 10-15 सेकंड के लिए थोड़ी बात हम पावर विद इन साइकोलॉजी के बारे में। तो आप सीवीटी पीजी साइकोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या हो सकता है कोई और किसी भी लेवल ऑफ साइकोलॉजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, चाहे यूजी पीजी नेट जेआरएफ एमफिल क्लिनिकल किसी भी लेवल के लिए, आरपीएससी एचपीएससी जितने भी एग्जाम्स आपको यहाँ स्क्रीन पे भी लिस्टेड है और उनके अलावा और भी जहाँ भी साइकोलॉजी के एरिया में एग्जाम्स होते हैं, इन सब की प्रिपरेशन पावर विद इन साइकोलॉजी आपको करवाते हैं। ये अलग अलग प्रोग्राम नेम्स हैं, इनसे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन आपके डिस्क्रिप्शन पे लिंक गिवन है, नंबर गिवन है, वहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट करके आप इनकी इन्फॉर्मेशन और पा सकते हैं, या आपके स्क्रीन पे भी नंबर बार बार डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कोर्स के से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं। ये हमारे पिछले कुछ सालों में कुछ टॉपर्स हैं, हर साल हमारे कोर्सेज से टॉपर्स निकलते हैं इन देयर रिस्पेक्टेड एरियाज जिस भी एग्जाम को उन्होंने टारगेट करा है। एंड अब अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें आपकी लाइव क्लासेस तो होती ही है, लाइव क्लासेस आप ऐप पोर्टल जगह एक्सेस कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी उनके मिल जाते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाती है, आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं। इन सब के अलावा अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं तो इनकी प्रिपरेशन भी पूरी आपको कराई जाती है। एंड अगर आपको लगता है कि आपको कोर्स नहीं बट आपको एक करियर गाइडेंस सेशन चाहिए, आप उसमें डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं कंसिडरिंग जो चेंजेस भी हुए इन द एरिया ऑफ साइकोलॉजी, तो उसके लिए आप एक करियर गाइडेंस सेशन भी हमसे बुक करवा सकते हैं। आगे करियर गाइडेंस सेशन के लिए स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप यहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वो आपके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, बुक से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, करियर गाइडेंस से रिलेटेड किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन। एंड नाउ वी स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीजें आपके सीयूटी पीजी साइकोलॉजी के एग्जाम के बारे में यहाँ पता होना चाहिए। सिलेबस तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर इस पॉइंट पे भी कोई कंफ्यूज है कि सिलेबस नहीं पता सीयूटी पीजी साइकोलॉजी का क्या है क्या नहीं है, तो एनटीए की वेबसाइट पे सिलेबस है, वहां से डाउनलोड करें, उसे गो थ्रू करें और सिलेबस तक पकड़ बनाने की कोशिश करिए। नाउ आपके पास आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन आते हैं टोटल 75 एमसीक्यूज होते हैं। इस एमसीक्यूज में कुछ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं, एंड इनमें आपके पास टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो जो आपके टॉप कॉलेजेस हैं, टेस्ट है, डीयू है, तो उनमें अगर आप जनरल कैटेगरीज हैं तो आप कोशिश करें कि आप जब मॉक भी बना रहे हैं तो आप 280 प्लस नंबर लाएं। फर्स्ट कट ऑफ इस हिसाब से बढ़ रही है, आगे भी बढ़ सकती है, तो मेहनत पूरी करनी है शुरुआत से। ऑफ कोर्स आप पहली बार एक मॉक टेस्ट दोगे तो आपका 280 नंबर नहीं बनेगा, उससे क्लोज भी नहीं आएगा, बट धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन में टारगेट करना है, क्योंकि 300 नंबर का एग्जाम होता है। इस वजह से मुझे अराउंड 280 तो लाना ही है इफ आई वांट टू गेट इनटू माय डिजायर्ड टॉप।
एंड ये पेपर आपका 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है, मतलब 1.5 घंटे का आपका ये पेपर होता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, याद रखिएगा। तो मतलब 4 मार्क्स का एक सवाल होता है। ओके, एक सही क्वेश्चन करने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन है और हर गलत आंसर पे -1 की नेगेटिव मार्किंग है। ओके, मतलब आपने गलत आंसर किया तो आपके यहाँ पे नंबर कटेंगे। तो 4 नंबर तो गलत आंसर किया तो वो तो जाना ही है, प्लस माइनस एक और 1 जाएगा। 5 नंबर का लॉस है आपका, अगर आप देखिए तो। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें ब्लाइंड गेस वर्क नहीं करना है कि आप बिल्कुल ही तुक्के लगाते चले जाएं। श्योर, क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं, जिनको आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि शायद ए भी है लेकिन बी भी लग रहा है। तो वैसे केसेस में जहाँ पे आपके पास 50-50 का मामला है, कभी कभी गेस वर्क लेना भी होगा, थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस वर्क लेना होगा, ये नहीं कि बिल्कुल ही अनपढ़, बिकॉज आफ्टर ऑल गेसिंग इज ऑल्सो एन एबिलिटी। बट अगर आपको लग रहा है कि आप इस टॉपिक से फेमिलियर नहीं आ रहा है, कुछ भी सुना सुना नहीं लग रहा है, एक आध वर्ड भी सुना है, तो वैसे केसेस में इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, वो बेटर रहेगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट करती है। अब आपके पास 75 क्वेश्चन है और 90 मिनट्स सॉल्व करने के, तो 1.2 मिनट्स ये तो मैक्सिमम है जितना कि आप एक क्वेश्चन पे दे सकते हैं। तो आपको इनमें टाइम बचाना भी है, एक बार रिविजन करने के लिए भी। तो जिस समय आप एग्जाम दे रहे होंगे उस समय आपको क्वेश्चन तो ऑलरेडी रीड करना है, तो उसकी प्रैक्टिस अभी से आपको बनानी है। ध्यान देना ही, क्वेश्चन में बहुत बार होता है कि नॉट लिखा होता है, बच्चे नॉट नहीं पढ़ते हैं और टिक मार के आ जाते हैं। इनकरेक्ट लिखा होता है, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है कि नॉट को नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट को हमने करेक्ट कर दिया इसलिए गलत हो गया, क्योंकि आप ये इनकरेक्ट को जब करेक्ट करके आ जाएंगे, एनटीए नहीं सुनेगा कि आपने ये करा है, वो आपका जो गलत गया सो गलत गया। तो इसलिए क्वेश्चंस को बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है। आप पिछले जो सालों के आपके पीवाईक्यूज है उनसे भी प्रैक्टिस करिए, करिए। वन मोर थिंग, कुछ टाइम पहले आपके पास साइकोलॉजी के अलावा और भी जनरल सिलेबस था, मैथ्स वगैरह भी था। अभी वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है सीयूईटी का, तो अगर आप बहुत पुरानी पीवाईक्यू खोलेंगे तो आपको बहुत मिक्स क्वेश्चन दिखेंगे, तो उनको लेके घबरा मत जाना, पैटर्न चेंज हो चुका है। लास्ट ईयर का पेपर निकालो, उससे पहले निकालो, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। आपके पेपर में आपका सिलेबस जो है इट इज ओनली साइकोलॉजी। अगेन पूरा सिलेबस आप या तो हमसे आप कनेक्ट करें, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, वरना एनटीए की वेबसाइट पे भी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यस, एज आई वाज सेइंग, यहाँ पे आपको जितना आराम से आप आंसर कर सकें क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा टाइम नहीं। अगर ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मार्क फॉर रिव्यू पे डाल के आगे बढ़ना है। ये मत सोचो कि मैंने मार्क फॉर रिव्यू डाल दिया है तो मतलब अब इसका आंसर कर दिया, सही हो गया है, लेकिन मुझे ये मिलेंगे नहीं नंबर, नहीं, वो बिल्कुल कंसिडर करे जाएंगे। वहां पे आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो क्योंकि आपको वापस उस सवाल पे आना है, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। सपोज अब सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन आपका होगा, सपोज आपके पास आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको डाउट आ रहा है, आप आगे बढ़ गए, क्या उस मोमेंट पे तो आप याद नहीं रखोगे कि मुझे 3 पे डाउट आया था, मुझे 6 पे डाउट आया था, मुझे 9 पे डाउट आया था, फिर आप ढूंढते चलोगे, इसमें बहुत टाइम जाएगा। तो नीचे एक ऑप्शन आता है पर्पल कलर का बना हुआ, मार्क फॉर रिव्यू, आप उसको मार्क कर दें, आराम से बाद में वापस उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, वापस उस क्वेश्चन पे आइडेंटिफाई हो जाएगा वो पर्पल में कि इसको आपने कर रखा है, आप उस पर रिटर्न कर सकते हैं। ठीक, तो ये फैसिलिटी है, इसका यूज करें। एंड बाय चांस मानिए आपका टाइम अप हो जाए, आपने लास्ट में उसको मार्क फॉर रिव्यू करा, आंसर कर दिया है लेकिन उसको मार्क फॉर रिव्यू से हटा नहीं पाए, तो भी टेंशन में बताइए कि अरे मैंने आंसर तो कर दिया लेकिन मार्क फॉर रिव्यू रह गया, तो पता नहीं मुझे नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, वो बिल्कुल कंसिडर करा जाता है, उसका इशू नहीं है। ठीक, तो ये आपका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी भागना है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम इस सवाल पे लगाना है, एंड में थोड़ा टाइम रिविजन के लिए चाहिए होता है। ठीक, तो टाइम मैनेजमेंट की अब थोड़ी और हम बात करते हैं कि एग्जाम से पहले और एग्जाम के दौरान हम किस तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट को देख सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी, थोड़ी और टाइम मैनेजमेंट की भी हमने बात करी, प्लस कि आपका एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का है, कैसी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या है। आप सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट, तो अभी आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब काफी लोग हैं जो कि शेड्यूल बनाना प्रेफर करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं और उसी टाइम टेबल को डेली फॉलो करते हैं। टाइम टेबल जब आप बनाओ
तो ऐसा मत बना दो कि बहुत ही डिफिकल्ट आपने कर दिया कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 4 से 9 मुझे पढ़ाई करनी है, 9 से 10 मेरा ब्रेक होगा, फिर 10 से 6 पढ़ाई करूंगा। ऐसा अनरियलिस्टिक टाइम टेबल मत बनाना, आपको बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में आपके लिए वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही करेगा, आप कॉन्सेंट्रेटेडली आगे पढ़ ही नहीं जाओगे। तो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल कि जहाँ पे आपके लिए पर्सनल टाइम भी हो, 1 घंटा तो एटलीस्ट आपको रखना है जो कि सिर्फ आपका मी टाइम, जहाँ पे जो आपको अच्छा लगता है, कुछ हॉबी, कुछ रीडिंग, खेलना कूदना, कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है, कोई ऐसी एक्टिविटी भी ऑफ कोर्स आपको करनी है। उसके अलावा टाइम रखना है आपके पढ़ाई के लिए भी, आप अपार्ट फ्रॉम अगर आप कॉलेज जा रहे हैं या वर्किंग है या इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको उसी सब को मैनेज करते हुए अपना एक शेड्यूल बनाना है, जिसमें कि आप टाइम दें अपनी पढ़ाई के लिए भी, और साथ साथ डेली क्वेश्चन बना प्रैक्टिस करना भी। अब आपका एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि डेली में कितने घंटे पढूं, क्या मैं 3 घंटे पढूं, क्या मैं 4 घंटे पढूं? तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि डेली 3 घंटा पढ़ के भी आराम से पेपर निकाल लेते हैं, बिल्कुल AIR 1 AIR 2 में आ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जिनको 6 से 7 घंटे देने पड़ जाते हैं, तब उनके अच्छे नंबर आते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। क्या आपको क्या लगता है जब आप जिस समय अपनी किताब खोलते हैं, तो क्या आप बार बार आपका ध्यान भटकता है, आप इधर उधर सोचने लग जाते हैं, कि आप एक सेटिंग में कॉन्सेंट्रेट होकर बिल्कुल काफी सारी चीजें एक साथ में पढ़ पाते हैं? तो आप देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल, आपका अटेंशन स्पैन कैसा है, कितना है, उस हिसाब से, और जितना टाइम आपको मिल रहा है उस हिसाब से आप अपना इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को अपने शेड्यूल को बना सकते हैं। बस इसमें थ्योरी आपको पढ़नी है, रिविजन करना है बस, लेकिन एमसीक्यूज भी डेली प्रैक्टिस करने हैं। जरूरी नहीं है कि फुल सेट करो, 10 ही क्वेश्चन बनाओ, 10 एमसीक्यूज ही बनाओ, लेकिन बनाओ। डेली बनाने से आपको प्रैक्टिस होगी, इसकी आदत बनेगी क्वेश्चन पढ़ने की भी। एंड जब एक एमसीक्यू क्वेश्चन होता है तो वहां पे जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है एक एग्जामिनर की, एग्जामिनर किस सेंस में वो क्वेश्चन को बना रहा है, आपको वो भी समझ आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जितने बना लो अच्छी बात है, नहीं मिनिमम तो डेली 10 ही सही, लेकिन बनाओ सकते, आदत जरूर रखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। ठीक, ऐसे टॉपिक्स आपको लगते हैं जो कि दिख रहे हैं आपको पास से पेपर्स में, जनरल साइकोलॉजी, बायो साइकोलॉजी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जिनसे सवाल आते ही आते हैं, इनको आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो बायो से, रिसर्च से डर लगता है, इसको शुरू करने से पहले ही मैं घबरा जाता हूँ, घबरा जाती हूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको जो टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, आपको सपोज में भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पसंद हो, ये भी जनरल पसंद हो, तो आप वहीं से शुरुआत करिए, फिर एक फ्लो बनाइए, थोड़ा डिसिप्लिन में आइए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बस डेली आपका मन नहीं होगा कि डेली आके मैं पढ़ाई करूँ, तो कंसिस्टेंटली एक डिसिप्लिन बनाओगे, और जो आपको अच्छा लग रहा है उसी के साथ बनाओ तो बनेगा भी। एंड उसके बाद धीरे धीरे अब जो टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते हैं, हार्ड लगते हैं, उनकी तरफ शिफ्ट कर सकते हो। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि मिक्स रखो, बहुत बच्चे ये भी प्रेफर करते हैं कि सुबह के टाइम में मैं मे बी डेवलपमेंटल करूँ और शाम के टाइम में मैं बायो करूँ, दोपहर में भी कोई और करूँ। तो अगर आपको वैसे अच्छा लगता है, मिक्स रूटीन अच्छा लगता है, आपको लगता है कि जब चीजें थोड़ी फ्लक्चुएट होती रहे तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा अच्छा बनता है, वरना मैं भूल जाता हूँ, तो आप बिल्कुल वैसा भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। देर इज नो वन साइज फिट ऑल वाली चीज, ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना के यहाँ लगा दूँ और कि देखो ये है, ये फॉलो करना है तो सबको जच जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। सबका अपना अपना तरीका है, आपको पहचानना है आपके लिए क्या बेस्ट सूट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, तो मुझसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होते, मैं बना दूंगी कि मैं ऐसे ऐसे करूंगी, ऐसे ऐसे करूंगी, मुझसे फॉलो नहीं होता। जैसे कि इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं चेकलिस्ट बनाती हूँ कि हफ्ते में मुझे ये टास्क हैं जो कि करना है, अगर मुझे पढ़ना है तो इतना है मेरा, जितना कि मुझे पढ़ना है, मंडे से संडे तक में इतना मुझे कवर करना है, और ये चीज मैं अपनी कवर करूंगी। तो इसी हिसाब से अपना मैं चेकलिस्ट बनाती हूँ, और संडे तक में जितना भी मैंने डिसाइड कर रखा है ये सिलेबस पूरा संडे तक में खत्म हो जाना है। अब चाहे वो मैं फ्राइडे को करूँ 4 घंटे और थर्सडे को करूँ 10 घंटे, डजेंट मैटर, वो मेरी तरीका, मेरी अटेंशन स्पैन मेरे से कितना हो पा रहा है, लेकिन संडे तक आते आते मुझे वो करना है तो करना है। कर दिया तो आई रीइंफोर्स माई सेल्फ, वेरी गुड अदिति, प्राउड ऑफ यू, और मे बी सम लिटिल इंसेंटिव। नहीं करा तो देर आर ऑल्सो बिट ऑफ छोटे मोटे कॉन्सिक्वेंसेस, मे बी आई वॉन्टेड टू ईट समथिंग दैट वीक, यू नो, समथिंग वेरी डिलीशियस, बट बिकॉज आई फेल्ड माई टास्क, आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई सेल्फ, ऐसा भी कुछ आप बिल्कुल कर सकते हो, अपना अपना तरीका है जो आपको सूट करे।
आपके अगर सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो कि आपको लगता है आपको हेल्प कर सकते हैं, एंड दैट इज आपको थोड़ा अकाउंटेबल ले सकता है, तो आप वो भी करो। अपनी सिबलिंग्स को भी अप्रोच करो, अपने नोट्स बनाए हैं वो उनको दो, बोलो कि मुझसे पूछो, जो तुम्हें समझ आ रहा है, जो आपको समझ आ रहा है वो पॉइंट उठाओ, वर्ड ही बोलो। मे बी आपको हाइपोथैलेमस लिखा दिख रहा है, हाइपोथैलेमस बोलो, मैं रिकॉल करूंगी, मुझे जितना भी आता है हाइपोथैलेमस के बारे में, और क्रॉस चेक करो कि मैंने सब याद किया या मैं कुछ भूल गई। जो भी तरीका से, many different ways, whatever suits you, try it. And then there is also one technique that helps me a lot to concentrate, Pomodoro technique. तो Pomodoro techniques are basically, आप यहाँ पे आप 25, 30 या इवन 20 मिनट्स के लिए पढ़ते हो, बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक होता है। तो यूजुअली 4 सेटिंग में ये फॉलो होती है, लाइक 20 मिनट्स पढ़ा, देन 5 मिनट का ब्रेक, 20 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक, 20 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक, एंड फाइनली 20 मिनट पढ़ा, ब्रेक। सो दिस एक्चुअली रियली हेल्प्स कंसंट्रेट करने में। तो यहाँ पे आप टाइमर लगाओ, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं पोमोडोरो करके, जहाँ पे 20-25 मिनट्स के टाइमर होते हैं। वो जब टाइम कंप्लीट हो जाता है, वो अलार्म भी बज जाता है, तो आप बहुत फोकस होकर उस स्लॉट पे पढ़ सकते हो। या इवन बेटर, आप देखो यूट्यूब पे ही बहुत सारे ASMR चैनल्स होते हैं। आई डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर विद दैट, बट इट रियली हेल्प्स, फॉर मी इट डज। तो बहुत सारे ऐसे ASMR चैनल्स हैं, आप डालो उसमें पोमोडोरो ASMR, और वहां पे आ जाएंगे वीडियोस जहाँ पे लोग हैं जो कि पढ़ रहे हैं, आप उनको ज्वाइन करो। अब इट हेल्प्स कि व्हेन यू सी ऑन योर स्क्रीन समबडी एल्स स्टडीइंग उसी टाइमर के हिसाब से, तो यू आल्सो समहाउ स्टडी वेल, कंसंट्रेशन बनता है, वो लाइब्रेरी वाला माहौल बन जाता है कि लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ, वो इन्वायरमेंट ही वैसा बन जाता है। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट, एक्चुअली रियली हेल्प्स टाइम मैनेजमेंट में। फिर आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, जो आपने डिसाइड करा है कि अभी ये 4 घंटे पढ़ने हैं, आप उसमें पढ़ लोगे। ओके, एंड मॉक टेस्ट तो देने ही है डेली, मैंने बोला कम से कम 10 MCQs बनाओ, वीकली एक मॉक टेस्ट भी लगाओ, एक जरूर लगाओ, संडे टू संडे, मंडे टू मंडे, जो आपको ठीक लगे। एक फुल टेस्ट जैसे एग्जाम में होता है, सेम उसी तरीके के 75 क्वेश्चन सेम वही टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है, बिकॉज दिस ऑल्सो हैपेंस, कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपके आसपास लोग हैं, तो वैसे में भी गड़बड़ हो जाती है। अगर इफ केस यू आर सिटिंग, यू आर सॉल्विंग, और जस्ट नेक्स्ट सीट पे कोई और पर्सन भी बैठा हुआ है, तो ध्यान चला जाता है और थोड़ी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। तो इफ यू आर समबडी जो ऐसा फेस करते हैं, तो वैसे केस में आप घर पे कोशिश करो, जब आप बना रहे हो तो मे बी आपके आसपास लोग, कुछ नहीं तो आप ऐसा कुछ बस स्टिमुलेशन के लिए कोई सॉफ्ट टॉय, पिलो वगैरह या लगा, में भी कोई नॉइस लगा दो, कि आपको थोड़ा उस तरीके का इन्वायरमेंट भी बने, इन केस आप ऐसे इन्वायरमेंट में आपकी कंसंट्रेशन, आपका जो तरीका है एग्जाम देने का, वो इफेक्ट होता है। बिकॉज काफी को होता है, काफी लोग को नहीं होता है, नहीं होता है तो अच्छी बात है, फिर अपने टाइम से आप सॉल्व करो। अगर लगता है कि हाँ मैं ऐसी पर्सन हूँ कि अगर उससे कोई देख रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सोशल इन्हिबिशन हो जाएगा, तो आप बिल्कुल वैसे इस तरीके से प्रैक्टिस करो, फुल सेट क्वेश्चन बनाओ। ओके, तो ये कुछ हमारे प्री एग्जाम टाइम मैनेजमेंट की बात है। अब बात करते हैं थोड़ी सी एग्जाम डे स्ट्रैटेजी की। तो जिस दिन आपका पेपर है, अब पेपर से एक हफ्ते पहले आपको ऐसे भी हार्ड टॉपिक्स नहीं देखने होते, अभी आपको जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है कर लो, लास्ट के लिए कुछ मत छोड़ना कि अरे 1 महीने पहले मैं देखूंगा हो जाएगा, नहीं होता है। कॉलेज के एग्जाम, स्कूल के एग्जाम में भी आप एक रात पहले पढ़ के निकाल लो, हो सकता है पासिंग मार्क्स ले आओ, लेकिन यहाँ पासिंग मार्क्स आने वाली चीज है नहीं। यहाँ ऐसा नहीं है कि अच्छा आपको 200 300 में से 200 नंबर लाने हैं और आपका हो गया, नहीं। यहाँ कट ऑफ डिसाइड हो रही है, आपके नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की तरह है, या आपके साथ और भी जो लोग हैं वो मैटर करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, सबके स्कोर के बेसिस पे ही कट ऑफ बनेगी। तो ऐसे में आपको बस पास नहीं होना है, एंड देयरफॉर लास्ट मोमेंट के लिए आप चीजें नहीं छोड़ सकते हैं, अभी से प्रिपरेशन करनी है आपको। लास्ट मोमेंट पे अब आप ध्यान क्या दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिविजन, एंड एग्जाम के दिन अपने आप को रिलैक्स करके, काम करके, ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल बनाए रखने में, ऑप्टिमल। सो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, यकीस डॉट्सन लॉ, तो बिल्कुल वो फॉलो करना है अपने एग्जाम ड्यूरेशन में, वही करना है। अगर आप पेपर देने गए, आपने देखा पेपर बहुत इजी, मतलब इतना आसान पेपर कि आप बिल्कुल खुश कि अरे मैंने तो सब सही कर लेना है, तो आपको अपना अराउजल बनाना है।
अपने आप को रिमाइंड करो, क्योंकि जब आप पेपर को हल्के में ले लोगे तो आप बिल्कुल गलतियां करोगे। फिर वो नोट को नहीं पढ़ने वाली गलतियां, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ने वाली गलतियां, वो बिल्कुल बहुत होंगी। तो अगर पेपर इजी दिख जाए, बहुत पेपर लगातार इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं, हो सकता है आए, तो बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं होना है, ऑप्टिमल लेवल से रखना है। नहीं रखोगे तो गलतियां होंगी। तो अपने आप को ऑप्टिमल लेवल पे कैसे आओगे, रिमाइंड करो कि ठीक है पेपर इजी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, पेपर सबके लिए इजी है। ओके, तो उसी लेवल पे ध्यान देके फिर मुझे करना है। इन केस पेपर डिफिकल्ट आ जाए, अगेन रिमाइंडर से ओके फाइन, डिफिकल्ट आया है, सिर्फ मेरे लिए तो नहीं आया, सबके लिए डिफिकल्ट आया है, सिर्फ मेरे लिए स्पेशल पेपर तो नहीं बना है। तो अगर डिफिकल्ट आ जाए तो बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ अराउजल भी नहीं करना है, अगेन ऑप्टिमल ही रखना है। फिर भी यही रिमाइंड करना है अपने आप को कि इफ इट्स डिफिकल्ट तो सबके लिए डिफिकल्ट है, इजी है तो सबके लिए इजी है। ओके, और एक क्वेश्चन पे तो मतलब मैक्सिमम टाइम है जितना आप स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि एंड में आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए। तो उसको माइंड में रखते हुए ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो एकदम वन शॉट पे हो रहे हैं सॉल्व, उनको वैसे ही करते चलो, बाद में रिवाइज कर लेना। जो जिनमें अटक रहे हो उनको मार्क फॉर रिव्यू डालो, आगे बाद में आके देख लेना। इन केस लास्ट मोमेंट पे मार्क फॉर रिव्यू वाले आपने आंसर कर दिए लेकिन वो मार्क फॉर रिव्यू से हटाए नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो काउंट होते हैं, उसको लेके पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड जिस समय आप आंसर कर रहे हैं, जिस समय आप अब रिविजन पे आते हैं, सपोज आपने सब आंसर कर दिया, सारे अटेम्प्ट कर दिया, अब आप रिविजन कर रहे हैं लास्ट के 5 मिनट में, ओवर थिंक करना। A lot of time this happens, students complain, they say कि अब इसका कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, किस चीज का। आप गए, आपको लगा आंसर ये है, आपने फिर उसके बाद ए मार्क करके आप आगे बढ़ गए। दोबारा आप रिवीजन करने आए, अब आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि अरे नहीं, ये तो मे बी डी भी हो सकता है, मुझे डी पे भी डाउट आ रहा है, और आपने आंसर चेंज कर दिया। मेजोरिटी चांसेस है कि अब आप गलत हो जाओगे। आप खुद भी प्रैक्टिस करो तो आप ये चीज देखो, आप इसको काउंट करो कितनी बार आप आंसर बदलने की वजह से गलत हो गए। बहुत ज्यादा होता है ये कि हमारा जो पहला इंस्टिंक्ट होता है वही सही होता है, वही राइट होता है, उसके बाद हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि व्हाट इफ इट्स बी सी, इस एंगल से देखे तो सी भी हो सकता है, उस तरीके से सोचे तो डी भी हो सकता है, तो आप गलती करोगे। तो जो पहला आ रहा है माइंड में उसी को करो। अगर ऐसा हो रहा है कि सभी आपको ठीक लग रहे हैं, कुछ माइंड में आ ही नहीं रहा, तो एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो कि कौन से अब नहीं हो सकते हैं, कौन सा होगा उसके बजाय सोचो कौन सा नहीं हो सकता, ये तो मतलब बिल्कुल ही नहीं होगा। that also helps. Okay, but overall anyways what I wanted to say कि जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो रिविजन इज फॉर टू चेक कि कोई नॉट का इनकरेक्ट करेक्ट ये वाली चीज ना हो गई, कोई छूट तो नहीं गया, इस तरीके से आंसर या बदलने लग जाओ, वो मत करना। वो ओवर थिंकिंग की वजह से गलत हो जाता है। कुछ नहीं आंसर करा हो उसको आंसर करो, कुछ करेक्ट इनकरेक्ट का पढ़ लिया हो वो ठीक करो, बट आंसर ही बदलने लग जाओ, चांसेस हैं अनटिल सब पूरे श्योर, मतलब लग रहा है बिल्कुल कि हाँ ये तो मतलब पहले गलत मार्क है, अभी पक्का ये सही है, तो यू कैन टेक अ चांस, तो यू कैन डू दैट। लेकिन लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो सी भी सही लग रहा है, मतलब ए है लेकिन सी भी सही लग रहा है, तो मत करना, गलत हो जाएगी। खुद भी अभी से आप मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। अगर लग रहा है कि मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, मेरे पे मॉक टेस्ट नहीं है, तो पावरदिन के पास हमारे पास एम्पल ऑफ मॉक टेस्ट है, हमारी किताबें भी हैं, आप उनके उनसे रिलेटेड भी क्वेरी अपनी हमसे रीच आउट कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो एंड फाइंड दैट एंड सॉल्व, बिकॉज मॉक टेस्ट सॉल्व करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ कर लोगे बट आप ये चीज नहीं करोगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है। ओके, ऑलराइट, सो ये थी आज की कुछ हमारी टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से आप ड्यूरिंग योर एग्जाम, बिफोर योर एग्जाम अपने टाइम को मैनेज करते हुए चल सकते हैं। एंड यस, बाकी तो ये भी मत सोचो कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो क्या सितंबर ही है, अभी अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, फिर पेपर, बहुत टाइम है अभी। मत सोचना, समय बहुत जल्दी निकल आता है। पैनिक भी नहीं करना है, टाइम है लेकिन उसको पूरा यूटिलाइज करना है। माइंड में रखो कंपटीशन बहुत वाइड है, बहुत बच्चे 2-3 महीने 4 महीने पहले से ही लगे हुए हैं प्रिपरेशन के लिए। कंपटीशन आपका खड़ा है, आपको भी कंपटीशन देना है, टक्कर देनी है। तो यस, डू प्रिपेयर फॉर दैट एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एंड अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड टेल अस, नहीं अच्छी लगी हो तो प्लीज डू डिसलाइक एंड टेल अस। वी डू नीड फीडबैक्स। एंड कोई भी टॉपिक आ रहा है, कुछ भी रिलेटेड टू एनी साइकोलॉजी टॉपिक जिसकी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, मे बी सम मोर स्ट्रैटेजी, एनीथिंग, तो उसके लिए प्लीज डू लीव अ कमेंट बिलो
या कुछ भी और पूछना है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी डू नीड योर फीडबैक एंड वी डू नीड some ideas for topics. Okay, and once again, thank you so much, everyone. Take care. Bye bye.